हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनाटॉमिकल बायोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ क्लास 12th के चैप्टर 2 का रिवीजन, है ना। क्लास 12th के चैप्टर 2 का हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन डिस्कस करने वाले हैं, जो इस साल होने वाले बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखें, ये जो है हम लोगों का चैप्टर 2 है क्लास 12th का। तो पहला सवाल जो है हम लोगों को दिया गया है, केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एग्जाइन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स के एग्जाइन में कौन सा केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है ना। यानी पॉलन ग्रेन्स का जो एग्जाइन होता है वो किसका बना होता है। देखिए, हम लोग पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास में पढ़ा हुआ है कि पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है, इस पे हम लोगों को दो चीजें दिखती हैं। इस पे हम लोगों को दो चीजें दिखेंगी, दो लेयर्स दिखेंगे, है ना। एक लेयर जो हम लोगों को दिखता है एग्जाइन का, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, इसको हम लोग कहते हैं एग्जाइन। आउटर लेयर को एग्जाइन और इनर लेयर को हम लोग कहते हैं इंटाइन। इनर लेयर को इंटाइन कहेंगे हम लोग। तो इंटाइन जो होता है ये पेक्टोसेलुलोज का बना होगा, और एग्जाइन जो होता है वो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। तो यहाँ देखें, चारों ऑप्शन में से जो है कौन हमारे आंसर के लिए सही लग रहा है। तो देखें, हम लोग स्पोरोपोलिनिन जो है ये करेक्ट आंसर लग रहा है, यानी हमारा एग्जाइन जो होगा वो स्पोरोपोलिनिन का बना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन द रीजन ऑफ जर्म पोर द एग्जाइन ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज थीन परफोरेटेड अब्सेंट। यानी एग्जाइन के पास जो पॉलन ग्रेन्स के एग्जाइन के पास जर्म पोर जो है वो कैसा होता है, ठीक है। तो देखें, हम लोग फिर से एक बार स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएं तो स्ट्रक्चर में हम लोगों को दिखेगा कि जो आउटर लेयर होता है, पॉलन ग्रेन्स पे आउटर लेयर होता है, तो इस वाले पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन को हम लोग जर्म पोर कहते हैं। इस वाले पोजीशन को जर्म पोर कहते हैं। यहाँ पे जो स्पोरोपोलिनिन की लेयर होती है ना, वो बहुत थीन होती है, काफ़ी पतली होती है, क्योंकि इसका डेहिशंस जो है, इसका एक तरह से रप्चरिंग यहीं से होता है, जर्म पोर से ही होता है। तो जर्म पोर के पास जो एग्जाइन है, एग्जाइन ये बहुत पतला होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस करें। थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डाइथेकस एंथर। डाइथेकस एंथर कैसा होता है। यानी देखें, हम लोग एंथर के बारे में हम लोगों को पढ़ाया गया है कि एंथर जो है वो बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर है। बाइलॉब्ड के साथ साथ ये एक तरह से टेट्रास्पोरिंजिएट होता है। टेट्रास्पोरिंजिएट का मतलब हो गया, एंथर का अगर क्रॉस सेक्शन हम लोग देखें तो एंथर के क्रॉस सेक्शन में लॉब्स तो इसमें 2 होती हैं, एक ये लॉब हो गया, एक ये लॉब हो गया। लेकिन एस्पोरेंजिया जो होता है, माइक्रो एस्पोरेंजिया जिसको हम लोग कहेंगे, वो 4 होते हैं। तो 4 यानी टेट्रा एस्पोरेंजिया, है ना। अर्थात इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा टेट्रा एस्पोरेंजिएट। तो आइए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, पॉलन ट्यूब प्रोट्रूड्स आउट ऑफ। पॉलन ट्यूब जो है वो किससे बाहर निकलता है। ऑप्शन दिया है माइक्रोपाइल से, कार्पोफोर से, जर्म पोर से और गाइनोफोर से। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि पॉलन ट्यूब जो है, पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है, ये देखें, पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है वो इंटाइन से ही होता है। इंटाइन का मतलब हो गया इनर लेयर। इनर लेयर जो है ये हम लोगों का एग्जाइन हो गया, और ये हो गया इंटाइन। तो इंटाइन ही है जो आगे चल के पॉलन ट्यूब बनवाएगा, है ना, पॉलन ट्यूब बनवाएगा। तो पॉलन ट्यूब का जो मतलब प्रोट्रूड होता है, पॉलन ट्यूब जो निकलता है ये इंटाइन से ही निकलता है, बट इसके थ्रू, यहाँ से होते हुए, यानी जहाँ जहाँ जर्म पोर दिए गए हैं, जर्म पोर जहाँ जहाँ दिए गए हैं वहीं से निकलता है, जर्म पोर से जो है निकल सकता है। तो इसका सही आंसर जो होगा हम लोगों का वो हो जाएगा जर्म पोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। अगला सवाल 5 नंबर दिया हुआ है कि इन एंथर माइक्रोस्पोर मदर सेल आर फॉर्म्ड। एंथर में एमएमसी जो है वो किसकी बनी होती है। एमएमसी यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल हम लोग मेल के लिए यूज करते हैं। तो एमएमसी का फॉर्मेशन किससे हुआ होता है, केवल मियोसिस से या केवल माइटोसिस से, या फिर बोथ माइटोसिस मियोसिस, या फिर आइदर माइटोसिस और मियोसिस। मतलब किससे जो है मेल एमएमसी का फॉर्मेशन होता है। तो एमएमसी के बाद जो है हम लोगों को बताया गया है कि मियोसिस का प्रोसेस होगा। बट एमएमसी के पहले जो भी स्ट्रक्चर्स बन रही हैं,
वो माइटोसिस के थ्रू बनती हैं, ओनली बाय माइटोसिस। तो इसका सही आंसर जो होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ओनली बाय माइटोसिस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, द पोलन ट्यूब इज मेड अप ऑफ। पोलन ट्यूब जो है वो किसका बना होता है? तो पोलन ट्यूब अभी हम लोगों ने बताया कि वो इनर लेयर का बनता है, इंटाइन से बनता है, और इंटाइन पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। तो पोलन ट्यूब जो है ना, पोलन ट्यूब का भी रिलेशन कहीं ना कहीं पेक्टोसेल्यूलोज से ही है। तो पेक्टोसेल्यूलोज ही है जो कि पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कराता है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना पोलन ट्यूब के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन बताया जा रहा है, द पोलन ट्यूब इमर्जेस आउट थ्रू जर्म पोर फ्रॉम एक्साइन ऑफ वेजिटेटिव सेल, इंटाइन ऑफ वेजिटेटिव सेल, एक्साइन ऑफ जनरेटिव सेल, इंटाइन ऑफ जनरेटिव सेल। तो इसमें जनरेटिव सेल की कहीं बात आती ही नहीं है। पूछा जा रहा है कि पोलन ट्यूब जो है वो किससे इमर्ज होता है, पोलन ट्यूब जो है वो किससे बाहर निकलता है। तो हम लोगों को पता है कि पोलन ट्यूब जो है ना, ये देखें ये स्ट्रक्चर जो है हम लोग बार बार समझने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर वाला लेयर जो है हम लोगों का हो गया एक्साइन, अंदर वाला लेयर इंटाइन। तो इंटाइन से ही पोलन ट्यूब निकल रहा है, इंटाइन से पोलन ट्यूब निकल रहा है, लेकिन इसके अंदर हम लोगों को 2 सेल्स देखने को मिलती है। एक छोटी सेल जिसको हम लोग जेनरेटिव सेल कहते हैं, एक बड़ी सेल जिसको हम लोग जो है वेजिटेटिव सेल कहते हैं। तो जेनरेटिव सेल आगे डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट्स बनाता है, बट ये जो वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल जो है ये न्यूट्रिशन देने का काम करती है, मेल गैमेट्स को भी और जेनरेटिव न्यूक्लियस को भी, है ना। तो वेजिटेटिव सेल इसका दूसरा फंक्शन होता है ये पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन को करवाना। तो वेजिटेटिव सेल ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कराती है, यानी इसका दो जो है ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, ये इंटाइन ऑफ वेजिटेटिव सेल। एक तो वेजिटेटिव सेल जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा जो है इंटाइन की लेयर रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना वो हो जाएगा इंटाइन ऑफ वेजिटेटिव सेल। देखें और जो है हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करें। अगला सवाल जो है हम लोगों से पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों से पूछा गया है, डिकम्पोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन इज प्रिवेंटेड बाय। पोलन ग्रेन का डिकम्पोजिशन कौन प्रिवेंट करता है? पेक्टिन, सेल्यूलोज, एस्पोरोपोलेनिन या काइटिन। तो याद रखें हम लोग कि डिकम्पोजिशन से पोलन ग्रेन को बचाने के लिए इसका एक्साइन यानी आउटर लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो आउटर लेयर बना होता है एस्पोरोपोलेनिन का। पोलन ग्रेन का आउटर लेयर जो है एक्साइन, ये एस्पोरोपोलेनिन का बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग डिस्कस करें। अगला सवाल जो हम लोगों को दिया गया है, नंबर ऑफ लेयर्स इन एंथर वॉल। एंथर की वॉल में लेयर्स का नंबर कितना होता है? तो हम लोगों को पढ़ाया गया है कि एंथर की जो वॉल होती है इनमें लेयर्स का नंबर जो होगा ना ये हो जाएगा 4। ये एक साइड का अगर हम लोग बनाएं तो एक साइड का हम लोगों का एंथर जो है इस तरीके का दिखेगा, है ना। एक साइड का एंथर जो है हम लोगों का इस तरीके का दिखेगा। तो एंथर की वॉल में टोटल लेयर्स जो होती हैं वो 4 होती है। सबसे पहले एपिडर्मिस हो गया, एंडोथीसियम हो गया, मिडिल लेयर्स हो गई, और फोर्थ वाला टैपेटम हो गया। ये हम लोगों को पढ़ाया गया है। तो एंथर की वॉल जो होती है ना वो ओवरऑल 4 लेयर्स की बनी होती है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, 4, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विच लेयर इन एंथर वॉल हेल्प्स इन डेहिसेंस। एंथर की वॉल में कौन सा लेयर है जो डेहिसेंस में हेल्प करता है? तो एंथर की वॉल में एंडोथीसियम, इसी की वॉल डेहिसेंस में हेल्प करती है। बिकॉज अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर इसका बनाया था, इस स्ट्रक्चर में हम लोग देखें कि यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। जो एंडोथीसियम होता है ना, एंडोथीसियम से रिलेटेड, एंडोथीसियम से जुड़ी हुई यहाँ पे स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं एस्टोमियम सेल्स। एस्टोमियम सेल्स कहा जाता है। तो इन्हीं एस्टोमियम सेल्स से एंथर का डेहिसेंस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो एंडोथीसियम होगा, क्योंकि ये एस्टोमियम सेल्स जो होती है ना ये एंडोथीसियम की वॉल से ही अटैच्ड होती हैं। एंडोथीसियम की जो सेल्स होती है ना, इन सेल्स में जब वाटर लॉस होगा तो एक पुल जनरेट होता है। इनकी सेल्स जो होती हैं इनमें वाटर लॉस होगा, तो वाटर लॉस होगा, एक पुल जनरेट होगा, उसके बाद जो है ये एक एक्सप्लोजन के साथ जो है फटती हैं, रप्चर होती हैं, जिसको हम लोग डेहिसेंस कहते हैं एंथर का, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल जो हम लोगों को दिया गया है,
न्यूट्रिटिव टिश्यू इन द एंथर इज, एंथर में न्यूट्रिटिव टिश्यू कौन है, यानी एंथर के पास कौन सा टिश्यू है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एंडोथीसियम, एस्टोमियम, स्पोरोजिनस टिश्यू या टैपेटम। तो जब भी हम लोग क्लास कर रहे थे उस समय जो है हम लोगों को बताया गया था टैपेटम के बारे में। टैपेटम जो है ना ये बहुत ही स्पेशल टाइप का सेल है, इसकी सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड और पॉलीप्लॉइडी टाइप की होती है, पॉलीप्लॉइड होती है ना। टैपेटम जो है ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, टैपेटम ही है जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हम लोगों का टैपेटम हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। 12 नंबर क्वेश्चन कहा गया है लार्जेस्ट सेल इन पॉलन ग्रेन इज, पॉलन ग्रेन में सबसे बड़ा सेल जो है वो कौन सा होता है, पॉलन ग्रेन का सबसे बड़ा सेल कौन होता है। पॉलन ग्रेन हम लोग बनाएं तो पॉलन ग्रेन पे ये इंटाइन हो गया, इंटाइन के बाद जो है हम लोग देखेंगे एक्साइन होता है, इस पे एक्साइन होता है, 2 लेयर्स हो गई, और इसके बाद अंदर जो है हम लोगों को 2 सेल्स दिखती हैं, एक जो है हम लोगों को दिखेगा छोटा सेल जेनरेटिव सेल और दूसरा बड़ा सेल वेजिटेटिव सेल। तो इसका आंसर जो है लार्जर सेल इन पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन में जो लार्जर सेल होती है ना इसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, इन 60% एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन्स इज रिलीज्ड एट, 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पॉलन ग्रेन किस स्टेज में रिलीज होता है, 2 सेल्ड स्टेज में, 3 सेल्ड स्टेज में, 4 सेल्ड स्टेज में या 1 सेल्ड स्टेज में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा 2 सेल्ड स्टेज में। 2 सेल्ड का मतलब हो गया जब इसमें वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जेनरेटिव न्यूक्लियस बन जाते हैं तब जो है ये पॉलन ग्रेन रिलीज होता है, जबकि 40% एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं जिनमें ये जो पॉलन ग्रेन रिलीज होता है वो 3 सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है। 3 सेल्ड का मतलब हो गया कि एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा, बट ये जो जेनरेटिव न्यूक्लियस देख रहे हैं ये डिवाइड होके 2 मेल गैमेट्स बना लेता है। तो 2 मेल गैमेट्स और वेजिटेटिव सेल 3 सेल्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो 3 सेल्ड स्टेज में 40% ऐसे एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं जिनमें 3 सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है पॉलन ग्रेन। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों से कहा जा रहा है 14 नंबर, इन एंजियोस्पर्म्स मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेटिव सेल, ट्यूब सेल, जेनरेटिव सेल, स्टॉक सेल। मतलब एंजियोस्पर्म में मेल गैमेट्स जो है वो किससे बनते हैं, मेल गैमेट्स जो है वो किससे बनते हैं, वेजिटेटिव सेल से या जेनरेटिव सेल से। तो वेजिटेटिव सेल तो भाई होता है न्यूट्रिशन के लिए, बाकी जेनरेटिव सेल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जेनरेटिव सेल आगे डिवाइड होगा और यही फर्दर डिवाइड होके 2 मेल गैमेट्स बनाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा जेनरेटिव सेल, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। अगला सवाल कहा जा रहा है, इट इज पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन्स ऑन ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर्स इन डैश डैश। मतलब हम लोग अधिकतर जो है स्पीसीज के पॉलन ग्रेन्स को क्या स्टोर कर सकते हैं, अगर ऐसा सही है स्टोर कर सकते हैं तो किस में स्टोर करेंगे, लिक्विड डिटर्जेंट में, लिक्विड नाइट्रोजन में, लिक्विड सल्फर में, लिक्विड कैल्शियम में। तो हमें बताया गया है कि पॉलन ग्रेन्स को अगर हम लोग स्टोर करना चाहते हैं, कुछ सालों तक स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करेंगे। लिक्विड नाइट्रोजन में हम लोग पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लिक्विड नाइट्रोजन में हम लोग पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। अगला सवाल जो हम लोगों से कहा जा रहा है 16 नंबर, कि एट व्हाट टेम्परेचर पॉलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी ये चीज डिस्कस करा कि अगर हम लोग लंबे समय तक चाहते हैं पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करना, तो लंबे समय तक पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन का, और जो टेम्परेचर रेंज जो होगा ये हो जाएगा -196 डिग्री सेल्सियस। -196 डिग्री सेल्सियस पे पॉलन ग्रेन्स को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम लोगों से, पॉलन एलर्जी इज कॉज्ड बाय। पॉलन एलर्जी जो है वो किससे होती है, कैरोट ग्रास से,
मैंजीफेरा से, लेमन ग्रास से या दूब ग्रास से पॉलन एलर्जी किससे होती है? तो हम लोगों को इसका आंसर बताना होगा। पॉलन एलर्जी जो होती है वो कैरोट ग्रास से होती है। कैरोट ग्रास का एक और नाम होता है पार्थेनियम। कैरोट ग्रास को हम लोग पार्थेनियम के नाम से जानते हैं और ये पार्थेनियम विदेशों से आया था। यहाँ जो हम लोग फोटो देख रहे हैं इसी प्लांट को जो है हम लोग कैरोट ग्रास कहते हैं। तो कैरोट ग्रास एक फॉरेन प्लांट है जो हमारे यहाँ इंपोर्ट हुआ नहीं हुआ था, लेकिन ये गेहूं के साथ आया हुआ था, पार्थेनियम ग्रास, है ना, जो कि एक फॉरेन स्पीसीज है, विदेशी वैरायटी है ये, है ना। तो पॉलन एलर्जी जो है वो कैरोट ग्रास के चलते होती है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला 18 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है, इन सीरियल्स लाइक राइस एंड व्हीट पॉलन ग्रेन्स लॉस वायबिलिटी विद इन। यानी राइस हो गया और व्हीट हो गया। राइस और व्हीट में पॉलन ग्रेन्स अपनी वायबिलिटी लॉस कर देते हैं। कितने समय में? वायबिलिटी का मतलब होता है पॉलन ग्रेन्स डिहाइड्रेटेड हो चुके हैं, पॉलन ग्रेन्स जो है वो डिहाइड्रेट हो चुके हैं और अपनी मतलब सर्वाइवल कैपेसिटी जो है वो लॉस कर चुके हैं। तो सर्वाइवल कैपेसिटी को लॉस करना ही वायबिलिटी लॉस करना कहलाता है, जो कि राइस और व्हीट में होता है 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स में राइस और व्हीट जो है अपनी वायबिलिटी लॉस कर देते हैं, है ना। यानी विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर जो है ये ऐसे प्लांट्स है जो अपने पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी लॉस कर देते हैं। इनके प्लांट से पॉलन ग्रेन जो है निकला और अगर आधे घंटे तक वो किसी स्टिग्मा पे लैंड नहीं किया, उसके बाद जो है उससे आगे जो है ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, उसका जर्मिनेशन नहीं हो सकता है, उसकी कॉम्पैटिबिलिटी लॉस हो चुकी होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। अगला सवाल जो हम लोगों से कहा जा रहा है, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज। मेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल क्या है? मियोसाइट है, जंप स्पोर है, मेगा स्पोर। मेगा स्पोर तो कभी होगा नहीं क्योंकि ये यूज होता है फीमेल के लिए, मेगा स्पोर नहीं होगा। एक ऑप्शन हम लोगों को दिया है पॉलन ग्रेन, यही है सबसे पहला मेल गैमेटोफाइट, तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल जो है 20 नंबर पूछा जा रहा है, ओव्यूल्स आर यूनिटेगमिक एंड एनाट्रोपस इन द मेंबर्स ऑफ। यानी जो ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल जो है यूनिटेगमिक और एनाट्रोपस होंगे। यूनिटेगमिक ओव्यूल का मतलब हो गया एक ऐसे ओव्यूल जिन पे केवल एक ही लेयर हो। ओव्यूल्स पे जनरली 2 लेयर्स होती है, 2 इंटेगुमेंट होती है। एक होता है आउटर इंटेगुमेंट और एक होता है इनर इंटेगुमेंट। तो आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट दोनों अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बाईटेगमिक कहेंगे, लेकिन अगर एक ही है तो उसको हम लोग यूनिटेगमिक कहते हैं। और एनाट्रोपस का मतलब हो गया जो एकदम जो है अपने फ्यूनिकल से 180 डिग्री रिवर्स में जो है अरेंज्ड हो, वैसे ओव्यूल को हम लोग एनाट्रोपस कहते हैं। जिसमें ये जो माइक्रोपाइलर एंड दिखता है, माइक्रोपाइलर एंड बिल्कुल जो है अपने फ्यूनिकल के रिवर्स में होगा, 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे जो है झुका हुआ होगा, ये उसको हम लोग एनाट्रोपस कहते हैं। तो इस टाइप का जो ओव्यूल है ना, मालवेसी, एस्ट्रेसी, लिलिएसी, फैबेसी, इनमें से एस्ट्रेसी जो फैमिली है, एस्ट्रेसी फैमिली के फ्लावर्स में देखने को मिलता है। एस्ट्रेसी जो है ये फ्लावर्स की फैमिली है जिसमें सनफ्लावर भी आता है हमारा। तो ऐसे प्लांट्स में जो है जो ओव्यूल होगा यूनिटेगमिक और एनाट्रोपस होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। अगला सवाल जो है हम लोगों से पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओव्यूल इज कॉमनली कॉल्ड इन्वर्टेड ओव्यूल। किसको हम लोग इन्वर्टेड ओव्यूल कहते हैं? ऑर्थोट्रोपस को, एनाट्रोपस को, हेमी एनाट्रोपस, एम्पीट्रोपस। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किए। जो इन्वर्टेड ओव्यूल है, इन्वर्टेड ओव्यूल हम लोग उसको कहते हैं जो अपने हाइलम से, हाइलम हो गया और फ्यूनिकल हो गया, ठीक है ना, फ्यूनिकल, हाइलम, ये सब, ये जो पार्ट आगे गया होता है इसको हम लोग हाइलम बोलते हैं। यहाँ तक को जो है हम लोग फ्यूनिकल बोलेंगे, इसके पहले वाले को फ्यूनिकल बोलते हैं हम लोग, है ना। तो फ्यूनिकल हो गया, वहां से ये रिवर्स गया होता है, और कितना रिवर्स गया होता है? बिल्कुल 180 डिग्री, 180 डिग्री कंप्लीट जो है झुका हुआ होता है, उसको हम लोग एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। तो एनाट्रोपस ओव्यूल जो है
यही इन्वर्टेड ओव्यूल के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सेकेंड नंबर हो जाएगा, एनाट्रोपस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। अगला सवाल जो हम लोगों को दिया गया है 22nd नंबर, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायोज इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। एंजियोस्पर्म में एम्ब्रायो को डेवलप करने के लिए सबसे बेहतरीन न्यूट्रिटिव टिश्यू कौन है, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कौन करता है। तो हम लोगों को बताया गया है डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में कि एक जो मेल गैमिट होता है ये एक सेल से फ्यूज होगा और एक सेल से फ्यूज होके जाइगोट बनाएगा, है ना। जाइगोट जो है वो डेवलप होके एम्ब्रायो बनाता है। और नेक्स्ट जो है हम लोगों को सेकंड नंबर बताया गया होता है कि ये हो गया हम लोगों का दूसरा वाला मेल गैमिट, ये फ्यूज होगा पोलर न्यूक्लियस से, और पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज होके ये पेन बनाएगा। पेन जो है आगे चल के एंडोस्पर्म बनाता है ना, एंडोस्पर्म बनाएगा ये। तो एम्ब्रायो जो होगा ये सीड बनाने के लिए है, एंडोस्पर्म जो है ये फ्रूट बनाने के लिए है ना। बट मेनली एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो एम्ब्रायो के नरिशमेंट के लिए होता है, एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन देने के लिए होता है ना। तो इसका सही आंसर जो है हम लोगों को यहाँ दिख रहा है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के लिए होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। अगला सवाल जो हम लोगों से कहा जा रहा है 23 नंबर कि मैच्योर्ड फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रायो सैक ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज 3 सेल्ड, 5 सेल्ड, 8 सेल्ड, 7 सेल्ड। एम्ब्रायो सैक पूछा जा रहा है, एम्ब्रायो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का एम्ब्रायो सैक जो होता है ये हम लोगों ने पढ़ा है कि 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है। एम्ब्रायो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म is a 7-celled structure in which 3 cells are antipodals, 1 cell is central cell, 2 are synergids and the last one is egg cell, है ना। तो इसमें जो है टोटल 7 सेल मिलती है हम लोगों को। तो ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, यानी इसका करेक्ट आंसर जो हम लोगों को दिख रहा है 4 नंबर 7 सेल्ड। एक और ऑप्शन अगर हम लोग ऐड कर दें तो बुरा नहीं है, 8 न्यूक्लिएटेड, है ना। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है बिकॉज जो सेंट्रल सेल है इसके पास 2 न्यूक्लियाई होते हैं, है ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। देखें 24 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है रेशियो ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन फुली डेवलप्ड मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली इन एंजियोस्पर्म। मेल में और फीमेल में जो कंप्लीट डेवलप हो चुके हैं, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो कंप्लीट डेवलप हो चुके हैं उसमें सेल्स का रेशियो कितना होगा। तो अभी हम लोग याद रखें कि जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन जो होता है ये जब मैच्योर हो जाएगा ना तो इसमें 3 सेल्स होती है, एक वेजिटेटिव सेल होगा और 2 जो है मेल गैमेट होंगे। जबकि एम्ब्रायो सैक जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट में अभी हम लोगों ने बनाया था 7 सेल्स होती हैं, ये 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है ना। तो एम्ब्रायो सैक जो एक तरह से रिप्रेजेंट करता है फीमेल गैमेटोफाइट को, इसके पास 7 सेल्स हैं और पॉलन के पास 3 सेल्स हैं, यानी रेशियो जो हम लोगों को मिलेगा वो 3:7 मिल जाएगा, है ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है न्यूसेलस इज सिनोनिम्स विथ। न्यूसेलस जो है वो किसका सिनोनिम है, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम या मेगास्पोरोफिल या मेगास्पोरेंजियम या फीमेल गैमेटोफाइट। न्यूसेलस हम लोग किसको कहते हैं, तो न्यूसेलस जो है वो एक तरह से मेगास्पोरेंजियम को ही कहा जाता है, मेगास्पोरेंजियम को ही रिप्रेजेंट करता है न्यूसेलस, क्योंकि न्यूसेलस की सेल्स ही आगे डेवलप होके बनाती हैं एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, एम्ब्रायो सैक को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, है ना। तो फीमेल गैमेटोफाइट नहीं होगा इसका आंसर, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम भी नहीं होगा क्योंकि इंटेगुमेंट्स तो इस पे होती है ना। तो न्यूसेलस जो है वो एक तरह से मेगा एस्पोरेंजियम है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। अगला सवाल जो हम लोगों से कहा जा रहा है 26 नंबर, द सेल्स इन एग एपरेटस। एग एपरेटस में कितनी सेल्स होती हैं, एग एपरेटस में कितनी सेल्स और कौन कौन सेल्स होती हैं।
तो हम लोग मैच्योर एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर देखे हुए हैं। इसके पास 3 सेल्स होती हैं ऊपर के तरफ और 3 सेल्स होती हैं, 1 सेल होता है सेंटर में और 3 सेल्स होती है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, 3 सेल्स। तो ये जो 3 सेल्स हम लोगों को दिख रही है ना, इन्हीं 3 सेल्स को हम लोग कहते हैं, इन 3 सेल्स को कंबाइनली हम लोग एक एपरेटस कहते हैं, एक एपरेटस, है ना। तो एक एपरेटस में एक तो हम लोगों को एक दिख जाता है और बाकी 2 जो है हम लोगों को दिख जाती हैं सिनर्जिड्स, बाकी 2 जो है वो सिनर्जिड्स दिख जाती हैं, है ना। तो एक एपरेटस और सिनर्जिड इन दोनों को मिला के बनता है एक एपरेटस, एक सेल और सिनर्जिड दोनों को मिला के बनता है एक एपरेटस। तो इसलिए यहाँ पे देखें ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट होगा, 1 सिनर्जिड 2 एक सेल, 1 सिनर्जिड 1 एक सेल 2 सिनर्जिड। ये जो थर्ड नंबर ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो इसका सही आंसर जो है थर्ड नंबर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हम लोगों को दिया गया है, इफ द एग सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैज 20 क्रोमोसोम। देखें एक सेल में 20 क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम का नंबर 20 है। एक सेल हमें पता है वो हैप्लॉइड होता है, एक सेल की प्लॉइडी जो है वो हैप्लॉइड होती है। द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ सिनगैमी, ट्रिपल फ्यूजन एंड न्यूसेलस। सिनगैमी में, ट्रिपल फ्यूजन में और न्यूसेलस में कितनी कितनी क्रोमोसोम्स होंगी। सिनगैमी के रिजल्ट पे बताएं कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, जाइगोट, और जाइगोट की प्लॉइडी होती है डिप्लॉयड। ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्ट पे एंडोस्पर्म और इसकी प्लॉइडी होती है 3n अर्थात ट्रिप्लॉयड होता है। न्यूसेलस जो होता है ये डिप्लॉयड होता है ना। तो प्लॉइडी जो है हम लोगों को दे दी गई है, n इज इक्वल टू 20 है, तो 2n इज इक्वल टू हो जाएगा 40, 2n इज इक्वल टू 40, 3n इज इक्वल टू 60, 3n इज इक्वल टू 60। तो 2n 3n और 2n निकालना है। 2n हम लोगों का आ गया है 40, यानी पहले 40 मिलना चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा पहले ही गलत हो गया, है ना। चले यहाँ पे 40 40 40 नॉट पॉसिबल, ये भी गलत। ये देखें हम लोग 40 60 40, तो हमें पहले 2n चाहिए यानी 40, 3n चाहिए यानी 60 और फिर 2n चाहिए यानी 40, है ना। तो 40 60 40, 40 60 40, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। आइए अगला सवाल हम लोग डिस्कस करें। अगला सवाल जो हम लोगों को कहा जा रहा है, फिलीफॉर्म एपरेटस किस में मिलते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस हम लोगों के सिनर्जिड में मिलते हैं। ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो दोनों सेल्स दिखती हैं, इन्हीं के पास जो है फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो फिलीफॉर्म एपरेटस जो है वो सिनर्जिड के पास मिलेंगे। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हम लोगों को बताया जा रहा है, बाई न्यूक्लिएटेड सेल इन द एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक में कौन सा सेल होता है जो बाई न्यूक्लिएटेड होता है। एम्ब्रायो सैक की जो भी सेल्स होती हैं, एंटीपोडल्स, सेंट्रल सेल, फिर जो है सिनर्जिड्स और एग सेल, है ना, इसमें से कौन सा सेल बाई न्यूक्लिएटेड होता है, किसके पास दो दो न्यूक्लियस होते हैं। तो हमें दिखाया जा रहा है यहाँ पे ये जो सेंट्रल सेल है बाई न्यूक्लिएटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सेंट्रल सेल हो जाएगा, है ना। आइए अगला सवाल हम लोग डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से कहा जा रहा है कि विच वन रिप्रेजेंट्स जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ओव्यूल हो गया और फ्यूनिकल हो गया, दोनों के बीच कौन जंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहां देखें हम लोग क्वेश्चन, यहां पे हम लोग देख रहे हैं ओव्यूल के बीच कौन जंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच कौन जंक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये देखें यहां तक के पार्ट को हम लोग कहते हैं, इसके नीचे वाले पार्ट को हम लोग फ्यूनिकल कह लेते हैं, फ्यूनिकल, है ना। तो बताया जा रहा है ना कि विच वन रिप्रेजेंट्स जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल हो गया और ये ओव्यूल हो गया, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ओव्यूल कहलाएगा। तो ओव्यूल और फ्यूनिकल दोनों के बीच जंक्शन की तरह कौन काम करता है। तो ये जो पोर्शन है ये जंक्शन की तरह काम करता है और इसे हम लोग कहते हैं हाइलम, इसे हम लोग निभाग कहते हैं, हाइलम कहते हैं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें।
कहा जा रहा है बेजल पार्ट ऑफ ओव्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय, ओव्यूल के बेजल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूल के बेजल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूल हो गया, इसके बेजल पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, बेस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, बेस वाला पार्ट ये है, तो बेस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं चलाजल एंड, चलाजा बोलते हैं, और इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल, इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइलर एंड होता है और ये चलाजल एंड होता है। तो देखें यहाँ चारों ऑप्शन हम लोगों को दिए गए हैं जिसमें से चलाजल एंड जो है इसका सही आंसर होगा, है ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से कहा जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ओवरी स्टाइल आर फ्यूज्ड बट स्टिग्मास आर फ्री, कौन से फ्लावर में, इनमें से कौन से फ्लावर में ओवरी जो होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ओवरी स्टाइल आर फ्यूज्ड, ओवरी और स्टाइल जो है वो फ्यूज होते हैं बट स्टिग्मास आर फ्री, स्टिग्मा फ्री होते हैं। ये देखें हम लोग यहाँ पे ये जो प्लांट हम लोगों को दिखाया गया है इसमें ये देखें बहुत सारे स्टिग्मा है, स्टिग्मा फ्री हैं लेकिन स्टाइल एक ही है, स्टाइल एक ही है। इनके नीचे जो है हम लोगों को ओवरी दिखेगा, ओवरी भी सिंगल है, तो स्टिग्मा और स्टाइल और ओवरी फ्यूज्ड है बट स्टिग्मा सेपरेट है। तो ऐसा प्लांट जो होता है ना हमारा हिबिस्कस होता है, हिबिस्कस, यानी हिबिस्कस हम लोग बोलेंगे किसको, हिबिस्कस हम लोग कहते हैं गुड़हल के पौधे को, है ना, हिबिस्कस या चाइना रोज इसको हम लोग कह लेते हैं। तो इस प्लांट में जो है हम लोगों को ओवरी स्टाइल फ्यूज मिलते हैं लेकिन स्टिग्मा जो होते हैं वो सेपरेट मिलते हैं, फ्री मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। अगला सवाल कहा जा रहा है 33 नंबर की ओवरी विद द मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन, यानी कई सारे ओव्यूल्स के साथ ओवरी किस में प्रेजेंट होती है, व्हीट में, पैडी में, सनफ्लावर में और पपाया में। पपाया के प्लांट में बहुत सारी ओव्यूल्स होती है, पपाया के प्लांट में जो ओवरी होता है इस ओवरी में मल्टीपल जो है ओव्यूल्स मिलेंगे हम लोगों को, मल्टीपल ओव्यूल्स मिलेंगे। ये जो स्ट्रक्चर हो गया इसे हम लोग ओव्यूल्स कहते हैं, है ना। तो ओव्यूल जो है वो बहुत सारे मिलेंगे हम लोगों को पपाया प्लांट में, बाकी इन सब में जो है सिंगल ओव्यूल हम लोगों को मिलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। 34 नंबर क्वेश्चन कहा गया है पॉलिनेशन इन क्लोज फ्लावर्स इज कॉल्ड, वैसे फ्लावर्स जो हमेशा क्लोज रहते हैं उन फ्लावर्स को हम लोग क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कहते हैं। तो उनमें होने वाले पॉलिनेशन को हम लोग क्लिस्टोगैमी के नाम से जानते हैं। पॉलिनेशन जो कि क्लोज फ्लावर्स में होता है, जिनके स्टिग्मा और एंथर जो है वो कभी एक्सपोज नहीं होते हैं, खुलते नहीं हैं, ये फ्लावर तो होते हैं लेकिन कभी खुलते नहीं हैं, उन्हें हम लोग क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं और इस इनमें होने वाले पॉलिनेशन को हम लोग क्लिस्टोगैमी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। अगला सवाल 35 नंबर दिया गया है पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट इज कॉल्ड, पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स यानी दो फ्लावर के बीच पॉलिनेशन जो सेम प्लांट पे हो क्या कहलाता है, सेम प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच, तो सेम प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच होने वाला पॉलिनेशन गेटिनोगैमी। ऑटोगैमी जो है, ऑटोगैमी हम लोग कहते हैं सेम प्लांट, हम लोग पढ़े हैं सेम प्लांट और सेम फ्लावर, सेम प्लांट हो गया सेम फ्लावर हो गया, है ना। सेम प्लांट सेम फ्लावर को हम लोग कह लेते हैं ऑटोगैमी। डाइकोगैमी नहीं होगा क्योंकि ये पॉलिनेशन का पार्ट नहीं है, ये पॉलिनेशन का टाइप नहीं है। जेनोगैमी हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन को कहते हैं, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर, है ना। गेटिनोगैमी कहते हैं हम लोग सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर मतलब प्लांट एक ही है बट अलग अलग फ्लावर्स पे जो है पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसको हम लोग गेटिनोगैमी कहेंगे। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, सेम प्लांट हो लेकिन टू फ्लावर्स डिफरेंट फ्लावर्स हो तो उसे हम लोग गेटिनोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है बेस्ट मेथड फॉर सेल्फ पॉलिनेशन इज, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन है, क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी इज द बेस्ट मेथड फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें जो है पॉलिनेशन होना एकदम लाजमी है, 100% श्योर है कि पॉलिनेशन होगा क्योंकि इनके पेटल्स कभी ओपन नहीं होते हैं, इनके स्टिग्मा और एंथर कभी दिखाई नहीं देते हैं,
वो एक्सपोज नहीं होते हैं, जैसे कि ऑक्जेलिस हो गया, खट्टी बूटी, खट्टी बूटी में जो है इनके फ्लावर्स कभी खुलते नहीं है। कॉमेलिना हो गया, इनके भी फ्लावर्स कभी खुलते नहीं है। तो बेस्ट मेथड जो होता है सेल्फ पॉलिनेशन का वो है क्लिस्टोगैमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। अगला सवाल जो हम लोगों से पूछा जा रहा है, करिका एंड वेलिसनेरिया आर, करिका और वेलिसनेरिया क्या है? करिका हो गया, वेलिसनेरिया मोनोइशियस, डाइशियस, पॉलीगैमस और गाइनोमोनोइशियस। तो ये जो प्लांट्स होते हैं डाइशियस होते हैं। डाइशियस का मतलब हो गया कि इनके पास जो है एक फ्लावर जो है मेल फ्लावर दूसरे प्लांट पे होगा और फीमेल फ्लावर जो है वो दूसरे प्लांट पे होगा, है ना। तो डाइशियस टाइप के, करिका पपाया पपीता के प्लांट को हम लोग बोलते हैं, और वेलिसनेरिया ये एक एक्वेटिक प्लांट है। तो इन दोनों के जो फ्लावर्स होते हैं ना वो डाइशियस टाइप के होते हैं, डाइशियस प्लांट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन इज, मतलब जेनेटिक रूप से सेल्फ पॉलिनेशन कौन है? गेटिनोगैमी है। ऑटोगैमी जो है, ऑटोगैमी इसका ऑप्शन दिया नहीं है, जेनोगैमी होगा नहीं, क्योंकि जेनोगैमी हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन को बोलते हैं। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज हो जाता है। लेकिन जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन चाहिए। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही पेरेंट का जो जेनेटिक मटेरियल है वो होना चाहिए। तो ऐसा देखने को गैटिनोगैमी में मिलता है। पॉलीगैमी नहीं होगा, डाइकोगैमी नहीं होगा, ये सब पॉलिनेशन नहीं है ना। तो आइए अगला सवाल हम लोग डिस्कस करें। पूछा जा रहा है, द टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन डाइसियस प्लांट, डाइसियस प्लांट में कौन सा पॉलिनेशन होता है? डाइसियस प्लांट में हर्कोगैमी नहीं होगा, ऑटोगैमी नहीं होगा, गेटिनोगैमी नहीं होगा, जेनोगैमी होगा। जेनोगैमी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, यहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स और डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग जेनोगैमी कहते हैं। जितने भी डाइसियस प्लांट होंगे जिनके मेल सेक्स ऑर्गन दूसरे प्लांट पे, फीमेल सेक्स ऑर्गन दूसरे प्लांट पे, उनमें सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन है, यानी जेनोगैमी होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, पॉलिनेशन इन मोनोइशियस प्लांट, जितने मोनोइशियस प्लांट होते हैं यानी जिन पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही प्लांट पे होंगे, है ना, उनमें कौन सा रिप्रोडक्शन कौन सा पॉलिनेशन होगा? तो उनमें पॉलिनेशन होगा या तो गैटिनोगैमी या फिर ऑटोगैमी। ऑटोगैमी मतलब सेम प्लांट सेम फ्लावर, गेटिनोगैमी मतलब सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, है ना। तो जब एक ही प्लांट पे दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो उनमें गेटिनोगैमी भी हो सकता है, ऑटोगैमी भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें 41 नंबर, इन यूका फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय, यूका प्लांट में फ्लावर्स जो है वो कैसे पॉलिनेट होते हैं? टेजेंटिकुला के थ्रू, ब्लास्टोफाइगा के थ्रू, हमिंग बर्ड्स के थ्रू, बैट्स के थ्रू। यूका प्लांट जो होता है ना, ये जो हम लोगों को दिख रहा है ये यूका प्लांट को दिखाया गया है, और ये हो गया यूका प्लांट का मोथ, यूका प्लांट का मोथ जिसका नाम है टेजेटिकुला, है ना। तो टेजेटिकुला के थ्रू यूका प्लांट में पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा, है ना। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। अगला सवाल बताया जा रहा है, पॉलिनेशन इन ग्रासेस इज कॉमनली, ग्रासेस में पॉलिनेशन कैसा होता है? जूफिली, एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन, है ना, पॉलिनेशन थ्रू एनिमल्स। एंटीमोफिली, एंटीमोफिली हम लोग कहेंगे इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन, इंसेक्ट्स हो गए, है ना, इंसेक्ट्स हो गए, इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन। और फिर हो गया एनिमोफिली, एयर के थ्रू पॉलिनेशन, एयर के थ्रू। और निथोफिली, बर्ड्स के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन। तो जितनी भी ग्रासेस होती है, ग्रासेस में पॉलिनेशन जो है वाइंड के थ्रू होगा, यानी एयर के थ्रू होगा। तो एयर के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन को हम लोग एनिमोफिली कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। अगला सवाल पूछा जा रहा है, वेल एक्सपोज स्टामेंस एंड फीदरी स्टिग्मा आर कॉमन इन, अच्छे से खुले हुए स्टामेन और फीदरी स्टिग्मा ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? एनिमोफिलस प्लांट का, हाइड्रोफिलस का, जूफिलस का, थेरोफिलस का। थेरोफिलस हम लोग कहते हैं स्क्वायरल के थ्रू पॉलिनेशन, जूफिली एनिमल पॉलिनेशन हो गया, हाइड्रोफिली वाटर पॉलिनेशन, और एनिमोफिली एयर पॉलिनेशन। तो जितने एयर पॉलिनेटिंग प्लांट्स होते हैं, एयर पॉलिनेटिंग प्लांट्स के स्टिग्मा जो होते हैं ना वो फीदरी होते हैं, फीदरी स्टिग्मा होते हैं। एक्सपोज्ड होते हैं इनके स्टामेंस, स्टामेंस एक्सपोज होते हैं ताकि जैसे ही पॉलन ग्रेन निकलेगा वो तुरंत लैंड करेगा इस पे, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो एनिमोफिली हो जाएगा, है ना।
एनिमोफिली, यानी फर्स्ट आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। अगला सवाल पूछा जा रहा है एनिमोफिलस फ्लावर्स आर विथ, एनिमोफिलस फ्लावर्स जो होते हैं कैसे होते हैं, प्रोटोगाइनस, बाइसेक्सुअल, यूनिओव्यूलेट, अट्रैक्टिव। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा यूनिओव्यूलेट। जितने भी एनिमोफिलस प्लांट होते हैं जिनमें पॉलिनेशन विंड के थ्रू होगा वो सारे यूनिओव्यूलेट होते हैं। यूनिओव्यूलेट का मीनिंग हो गया इनके पास ओव्यूल का नंबर एक ही होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। बताया जा रहा है लॉन्ग सिल्की हेयर लाइक स्टाइल्स एंड फीदरी स्टिग्मा ऑफ कॉर्नकोब। कॉर्नकोब हम लोग कहते हैं मैज को, मैज यानी मक्के को, है ना। तो मक्के में जो है हम लोगों को फीदरी स्टिग्मा और हेयर लाइक स्टाइल्स मिलते हैं। देखिए मैज लिखा गया है। पॉलन ड्यूरिंग जूफिली, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, ऑर्निथोफिली, यानी पॉलिनेशन मैज में किससे होता है। सिंपली इस क्वेश्चन को जाने तो ऐसा सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा। तो इनमें भी पॉलिनेशन, मैज में पॉलिनेशन एयर के थ्रू होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो एनिमोफिली होगा। आइए अगला सवाल हम लोग डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस इन एनिमोफिलस प्लांट। एनिमोफिलस प्लांट में इनफ्लोरेसेंस की टाइप कैसी होती है। तो यहां देखें सिंपल स्पाइक लाइक फ्लोरेसेंस दिया गया है और ये हम लोगों को दिखाया जा रहा है कंपाउंड स्पाइक इनफ्लोरेसेंस। ये व्हीट प्लांट हो गया। व्हीट प्लांट में हम लोगों को कंपाउंड स्पाइक इनफ्लोरेसेंस मिलता है और व्हीट प्लांट में पॉलिनेशन जो होता है वो एयर के थ्रू होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ये एनिमोफिलस प्लांट है। व्हीट जो है एनिमोफिलस प्लांट है। कंपाउंड स्पाइक जो है इसका सही आंसर होगा, है ना। आइए अगला सवाल हम लोग डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लॉन्ग रिबन लाइक पॉलन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। लंबे रिबन जैसे पॉलन ग्रेन्स वो किनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो देखिए हम लोग जितने वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट होते हैं, हाइड्रोफिलस प्लांट होते हैं, उनमें जो फीमेल गैमिट होता है, फीमेल गैमिट या फीमेल सेक्स ऑर्गन हम लोग कह लेंगे, वो कप शेप होता है, कप के शेप में होता है। जबकि मेल ऑर्गन यानी पॉलन ग्रेन एक तरह से कह लें वो लॉन्ग रिबन लाइक होता है ना। तो इस तरीके से इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा हम लोगों का हाइड्रोफिलस प्लांट। हाइड्रोफिलस प्लांट यानी जितने वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट्स है ना उनके उनमें हम लोगों को लॉन्ग रिबन लाइक पॉलन देखने को मिलते हैं, लंबे रिबन के जैसे पॉलन देखने को मिलते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। बताया जा रहा है कि इन जोस्टेरा पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। जोस्टेरा में पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है। जोस्टेरा और नेजस जो हो गया ना इनमें हाइपोहाइड्रोफिली देखने को मिलता है। हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब हो गया कि इनके जो फीमेल गैमिट्स होते हैं ना, फीमेल गैमिट्स वो अंडर द सरफेस ऑफ वाटर होते हैं और इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना वो अंडर द सरफेस ऑफ वाटर ही जाके मिलते हैं, है ना। इसलिए इस तरह के पॉलिनेशन को, जो पॉलिनेशन सरफेस पे होगा, वाटर के सरफेस पे होगा, उसको हम लोग एपी हाइड्रोफिली कहेंगे और जो पॉलिनेशन अंडर द सरफेस ऑफ वाटर होगा उसे हम लोग हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। तो जोस्टेरा में और नेजस में हाइपोहाइड्रोफिली होता है जबकि हाइड्रिला और वेलिसनेरिया में एपी हाइड्रोफिली होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है एपी हाइड्रोफिली इज बेस्ट डिमोन्स्ट्रेटेड इन। एपी हाइड्रोफिली किस में देखने को मिलता है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, वेलिसनेरिया। सेरेटोफाइलम नहीं होगा, जोस्टेरा नहीं होगा, ट्राइटिकम नहीं होगा, वेलिसनेरिया होगा। वेलिसनेरिया और हाइड्रिला में एपी हाइड्रोफिली देखने को मिलता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से कहा जा रहा है ना कि पॉलिनेशन बाय एनिमल्स इज। एनिमल्स के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन को जूफिली हम लोग कहते हैं। एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन को जूफिली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, कहा जा रहा है द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय बैट्स इज कॉल्ड। बैट्स के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन को किरेप्टेरोफिली कहते हैं। बैट्स के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन को किरेप्टेरोफिली। ओफियोफिली हम लोग कहते हैं स्नेक के थ्रू पॉलिनेशन। मेलेकोफिली कहते हैं हम लोग स्नेल्स के थ्रू पॉलिनेशन। और नीथोफिली कहते हैं हम लोग बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन को। तो किरेप्टेरोफिली यही बैट्स के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर पूछा जा रहा है पॉली एम्ब्रियोनी प्रेजेंट इन। पॉली एम्ब्रियोनी किस में देखने को मिलती है। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है
जिसमें मल्टीपल एम्ब्रायोज बनते हैं, है ना, एक ही जाइगोट से मल्टीपल एम्ब्रायोज बनते हैं। तो ये साइट्रस में भी होता है, मैंगो में भी होता है, एलियम में भी होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा। सभी प्लांट्स में, साइट्रस में, मैंगो में, एलियम में पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें, टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में किस टाइप का लाइफ साइकिल पाया जाता है? एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल किस टाइप का होता है? एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल वो होता है इस टाइप का, है ना। डिप्लॉयड फेज में एंजियोस्पर्म ज्यादा टाइम तक रहते हैं, हैप्लॉयड फेज में ये बहुत कम टाइम तक रहते हैं, है ना। तो ऑप्शन देखें दिया है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक। यानी इनमें जो है डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल पाया जाता है, क्योंकि हम लोग देखें डिप्लॉयड फेज जो है वो डोमिनेंट फेज है। डिप्लॉयड फेज जो होता है वो एंजियोस्पर्म में डोमिनेंट फेज होता है। हैप्लॉयड फेज जो है वो एक तरह से डोमिनेंट नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। बताया जा रहा है ना कि इफ पॉलन डायरेक्टली डिपॉजिटेड ऑन द ओव्यूल्स इज कॉल्ड। अगर पॉलन ग्रेन्स डायरेक्ट ओव्यूल पे डिपॉजिट होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट पॉलिनेशन। अगर पॉलन ग्रेन्स जो है वो डायरेक्टली डिपॉजिट होते हैं ओव्यूल पे तो उसे हम लोग डायरेक्ट पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। अगला सवाल कहा जा रहा है कि इफ द लीफ ऑफ एन एंजियोस्पर्म प्लांट हैज 40 क्रोमोसोम्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लीफ में 40 क्रोमोसोम्स है। लीफ जो है वो डिप्लॉयड होती है और इसमें 40 क्रोमोसोम है ना। द क्रोमोसोमल नंबर प्रेजेंट इन एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर जो है उसमें कितना क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा? एल्यूरोन लेयर जो है वो ट्रिप्लॉयड होता है। फर्टिलाइज्ड एग जो है वो डिप्लॉयड होता है ना। और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होगा वो भी डिप्लॉयड होता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस हम लोग सेंट्रल सेल को कहते हैं, पोलर न्यूक्लियई को कहते हैं, जो कि डिप्लॉयड होता है ना। तो हम लोगों को डिप्लॉयड का नंबर दिया है, ट्रिप्लॉयड का निकालना है, डिप्लॉयड का निकालना है, डिप्लॉयड का निकालना है। तो ट्रिप्लॉयड में हो जाएगा 60, डिप्लॉयड में हो जाएगा 40 और डिप्लॉयड में हो जाएगा 40। 60 40 40 यानी ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए 60 40 40 कहाँ दिया हुआ है? 60 40 40 तो ये जो हम लोगों को दिया हुआ है। अच्छा एक न्यूसेलस भी है, न्यूसेलस भी जो है डिप्लॉयड होगा। तो 60 40 40 40 ये इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। 60 40 40 40 इसके एल्यूरोन लेयर में, एल्यूरोन लेयर जो कि ट्रिप्लॉयड होगा उसमें 60 क्रोमोसोम होंगे। फर्टिलाइज्ड एग में 40 क्रोमोसोम, सेकेंडरी न्यूक्लियस में 40 और न्यूसेलस में 40। तो ये अरेंजमेंट होगा उनमें क्रोमोसोम का। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। पॉलिनेशन बाय स्क्वायरल्स इज कॉल्ड। स्क्वायरल्स के थ्रू पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? थेरोफिली। थेरोफिली हम लोग कहते हैं स्क्वायरल्स के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। अगला सवाल जो हम लोगों से कहा जा रहा है 57 नंबर, इफ पॉलन इज रिलीज्ड बिफोर स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव इट इज कॉल्ड। स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले पॉलन रिलीज हो जाता है। फ्लावर में स्टिग्मा जो है अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है, तब तक जो है पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाता है। तो पॉलन ग्रेन रिलीज हो गया इसका मतलब कि उसका एंथर पहले मैच्योर हो गया है, एंथर पहले मैच्योर हुआ है। तो एंथर का पहले मैच्योर होना कहलाता है प्रोटोएंड्री। एंथर का पहले मैच्योर हो जाना प्रोटोएंड्री कहलाता है। अभी स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव नहीं हुआ है, यानी ये मैच्योर नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा प्रोटोएंड्री। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। अगर स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाता है, एंथर बाद में मैच्योर होता है, तो उसको हम लोग प्रोटोगाइनी कहते हैं, है ना। तो देखें अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। बताया गया है इन वाटर हायासिंथ, जलकुंभी, इकॉर्निया पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? वाटर के थ्रू होगा। जाहिर है इसमें जो है हम लोग वाटर हायासिंथ, जलकुंभी जो है देखते हैं ये एक्वेटिक प्लांट ही है, पानी में ही होता है। लेकिन पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? तो पॉलिनेशन जो है इसमें होता है विंड के थ्रू, विंड के थ्रू। लेकिन एक देखें इसमें विंड और इंसेक्ट दोनों होगा, है ना। इंसेक्ट्स के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ये जो है हम लोग देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
विंड और इंसेक्ट्स के थ्रू वाटर हायसिंथ में पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। पूछा जा रहा है 59 नंबर, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू द बेजल पोर्शन ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस का बेजल पोर्शन जो है वो किस नाम से जाना जाता है? न्यूसेलस के बेजल पोर्शन को हम लोग चलाजा बोलते हैं। न्यूसेलस के बेजल पोर्शन को हम लोग चलाजा कहते हैं। तो अगर चलाजा के तरफ से पॉलन ट्यूब एंटर करता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? चलाजा के तरफ से पॉलन ट्यूब एंटर करेगा चलाजोगैमी। अगर बीच में से एंटर करता है तो इसको हम लोग कहते हैं मेजोगैमी, है ना, मेजोगैमी कहेंगे, मेजोगैमी बीच में से एंटर करता है तो। और बेस से एंटर करता है बेजल पार्ट से तो चलाजोगैमी। और देखें एक और दिया है पोरोगैमी, एपोगैमी नहीं होगा, ये इससे रिलेटेड नहीं है। पोरोगैमी हम लोग कहते हैं जब इस तरफ से जो है एंटर करते हैं पॉलन ट्यूब्स, या माइक्रोपाइल से अगर पॉलन ट्यूब एंटर करेंगे तो उसको पोरोगैमी, चलाजा लैंड की तरफ करेंगे तो चलाजोगैमी, बीच से करेंगे तो मेजोगैमी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है ना कि एंडोस्पर्म ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलप फ्रॉम। फ्लावरिंग प्लांट का एंडोस्पर्म जो है वो किससे डेवलप होता है? हैप्लॉइड न्यूसेलस से, डिप्लॉइड न्यूसेलस से, ट्रिप्लॉइड न्यूसेलस से और टेट्राप्लॉइड न्यूसेलस से। एंडोस्पर्म ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट का एंडोस्पर्म जो है वो किससे डेवलप होता है? हैप्लॉइड तो होगा नहीं, हैप्लॉइड न्यूसेलस नहीं होता है ना, टेट्राप्लॉइड न्यूसेलस नहीं होता है, बचा जो है डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड। तो देखें एंडोस्पर्म के बारे में पूछा जा रहा है। एंडोस्पर्म ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डेवलप्स फ्रॉम डिप्लॉइड न्यूसेलस या ट्रिप्लॉइड न्यूसेलस। न्यूसेलस जो हम लोग जानते हैं डिप्लॉइड ही होता है, तो इसका आंसर जो है वो ट्रिप्लॉइड न्यूसेलस नहीं होगा, डिप्लॉइड न्यूसेलस हो जाएगा, है ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग 61 नंबर देखें। द प्लॉइडी ऑफ एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन के बारे में अभी हमने बताया कि ये ट्रिप्लॉइड होता है। एल्यूरोन लेयर जो है ये ट्रिप्लॉइड होता है क्योंकि ये एक तरह से एंडोस्पर्म है ना, मोनोकॉट का एंडोस्पर्म है, तो इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। बताया जा रहा है ना कि रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हैं, इनमें हम लोगों ने जो है रिमूव कर दिया एंथर को, एंथर को हम लोगों ने रिमूव कर दिया, एंथर को हम लोगों ने रिमूव कर दिया सीजर के हेल्प से, है ना। एंथर को हम लोग रिमूव करते हैं डिजायर्ड पॉलिनेशन करवाने के लिए, है ना, अनडिजायर्ड पॉलिनेशन को रोकने के लिए, है ना। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन। और अगर हम लोग इसको कवर करते हैं तो इसको कवर करते तो वो प्रोसेस कहलाता बैगिंग, है ना। तो ये चीजें होती हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर में। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है। बैगिंग प्रिवेंट्स, बैगिंग जो है वो किसको प्रिवेंट करता है? बैगिंग जो है वो किसको रोकता है? डिजायर्ड सेल्फ पॉलिनेशन, अनडिजायर्ड सेल्फ पॉलिनेशन, डिजायर्ड क्रॉस पॉलिनेशन, अनडिजायर्ड क्रॉस पॉलिनेशन। देखें बैगिंग जो है वो तो क्रॉस पॉलिनेशन को ही रोकता है ना, सेल्फ पॉलिनेशन को भी रोकता है, लेकिन इसका रियल आंसर जो है वो क्या होगा? डिजायर्ड सेल्फ पॉलिनेशन ये नहीं होगा क्योंकि प्रिवेंट्स दिया गया है। बैगिंग किसको प्रिवेंट करता है? डिजायर्ड सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट नहीं करता है। यहाँ दिया है डिजायर्ड क्रॉस पॉलिनेशन, ये भी नहीं होगा, डिजायर्ड क्रॉस पॉलिनेशन भी नहीं होगा, ये अनडिजायर्ड सेल्फ पॉलिनेशन को रोक लेता है, अनडिजायर्ड सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। क्योंकि देखिए बैगिंग कर देंगे जब हम लोग कवर कर देंगे स्टिग्मा को, तो जाहिर है कि उसमें दूसरे किसी प्लांट का ही हम लोग ला के रखे हुए हैं, क्या चीज, पॉलन ग्रेन, मेल गैमिट, है ना, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन तो होगा नहीं, अनडिजायर्ड सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल जो है कहा जा रहा है द ओल्डेस्ट वायबल सीड इज सीन इन। सबसे पुराना वायबल सीड जो है कहाँ देखा गया था, कौन था? तो सबसे पुराना वायबल सीड एक मटर का सीड था, ल्यूपिनस आर्कटिकस। ल्यूपिनस आर्कटिकस जो है ये सबसे पुराना सीड था, जो कि करीब करीब हम लोगों को 10,000 साल पहले जो है आर्कटिक रीजन से निकाला गया था, इसलिए इसका नाम ल्यूपिनस आर्कटिक रखा गया। इसकी वायबिलिटी जो है वो 10,000 ईयर्स होती है, 10,000 साल तक ये वायबल रहता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें।
अगला सवाल जो है 65 नंबर कहा जा रहा है, द लाइन ऑफ डेसेंस बिटवीन पॉलन सेक्स रिप्रेजेंट्स। लाइन ऑफ डेसेंस जो है पॉलन सेक के बीच, वो कौन रिप्रेजेंट करता है? एस्टोमियम सेल्स। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो एंथर हो गया, मैच्योर एंथर में यहाँ पे जो सेल्स होती है, यहाँ पे जो स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, यहाँ पे जो स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं एस्टोमियम सेल्स। तो एस्टोमियम सेल्स के पास ही लाइन ऑफ डेसेंस होता है ना? एस्टोमियम सेल्स के पास ही लाइन ऑफ डेसेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें 66 नंबर, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस पिस्टिल इज प्रेजेंट इन। मल्टी कार्पलरी का मतलब हो गया कार्पल्स बहुत सारे हों, एपोकार्पस का मतलब होता है जिसके कार्पल्स जो है वो अलग अलग हों, सेपरेटेड हों, और सिन कार्पस का मतलब होता है जिसके कार्पल्स फ्यूज्ड हों। तो ऐसा अरेंजमेंट जो है हम लोगों को मिशेलिया में देखने को मिलता है। मिशेलिया जो है ये फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस पिस्टिल देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें 67 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, इन एन एंथर द पोजीशन ऑफ टैपेटम इन इज इन बिटवीन। एंथर, इन एन एंथर, एंथर में टैपेटम का पोजीशन किसके बीच होता है? एंथर में टैपेटम का पोजीशन जो है वो किसके बीच होता है? एक बार हम लोग एंथर का स्ट्रक्चर बनाएं और देखें, इसमें टैपेटम जो है वो सबसे लास्ट वाले लेयर को बोलते हैं हम लोग, जो फोर्थ लेयर होता है उसको हम लोग टैपेटम बोलते हैं, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया और इसके पहले जस्ट जो लेयर होगा उसे हम लोग कहते हैं मिडिल लेयर। क्या कहेंगे उसे? हम लोग मिडिल लेयर कहेंगे, है ना? तो मिडिल लेयर हो गया और माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया। मिडिल लेयर और माइक्रोस्पोरेंजिया, इन दोनों के बीच में होता है टैपेटम। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा, देखें कौन सा, एपिडर्मिस एंडोथीसियम। एपिडर्मिस मिडिल लेयर नहीं होगा, एपिडर्मिस तो होगा ही नहीं। एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर ये भी नहीं होगा, और दिया है मिडिल लेयर एंड एस्पोरोजिनस टिश्यू, यही होगा इसका। मिडिल लेयर हो गया ये मिडिल लेयर, और एस्पोरोजिनस टिश्यू यानी माइक्रोस्पोरेंजिया, इन्हीं के बीच में होता है ये हमारा टैपेटम, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, कहा जा रहा है अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमेट डेवलप्स इनटू एम्ब्रायो बाय। अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमेट एम्ब्रायो में डेवलप हो जाता है किस प्रोसेस के थ्रू? पार्थिनोजेनेसिस। पढ़े हम लोग, द ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नॉन एज पार्थिनोजेनेसिस। तो जब फर्टिलाइज फीमेल गैमेट फर्टिलाइज होगा, यानी फर्टिलाइजेशन हुआ, लेकिन अनफर्टिलाइज फीमेल गैमेट जब डेवलप हो जाए एम्ब्रायो में, उस प्रोसेस को हम लोग पार्थिनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। देखें अगला सवाल हम लोगों को क्या कहा जा रहा है, लार्जेस्ट फ्लावर इन द नेचर। इस दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा फूल जो है वो राफ्लेसिया है, जिसकी डायमीटर जो है वो 5 मीटर होती है। 5 मीटर के डायमीटर वाला फ्लावर होता है ये। इसमें से सड़ी हुई मक्खियों की बदबू आती है, सड़े हुए मांस की बदबू आती है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, बताया जा रहा है ना कि द नॉर्मल पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक। पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रायो सैक कैसा होता है? बाइस्पोरिक 8 न्यूक्लिएटेड, मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएटेड, टेट्रास्पोरिक 16 न्यूक्लिएटेड, मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएटेड। देखें हम लोग, ये इसका सही आंसर होगा, बिकॉज हम लोगों को एम्ब्रायो सैक कहा गया है। एम्ब्रायो सैक हम लोग जानते हैं वो 8 न्यूक्लियस वाला होता है, 8 न्यूक्लिएटेड होता है। लेकिन मोनोस्पोरिक का मतलब होता है जिसमें सिंगल सेल से जो है डेवलपमेंट हुआ है एम्ब्रायो सैक का, उसको हम लोग मोनोस्पोरिक कहेंगे। तो पॉलीगोनम टाइप के जितने भी प्लांट्स होते हैं सब में मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सैक देखने को मिलता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखें, कहा जा रहा है द मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स एम्ब्रायो सैक। पॉलन ट्यूब का मूवमेंट एम्ब्रायो सैक की ओर कैसा, मतलब किसका रिजल्ट होता है? थिग्मोट्रॉपिक, थर्मोट्रॉपिक, केमोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक। तो देखें हम लोग, जो पॉलन ट्यूब मूव कर रहा है एम्ब्रायो सैक की ओर, ये कई तरह के केमिकल्स के चलते हो रहा है। ये जो चेंज आती है ना प्लांट्स में, वो केमिकल के चलते आती है। तो इसका सही आंसर होगा केमोट्रॉपिक, केमोट्रॉपिज्म होता है। केमोट्रॉपिज्म ही रिजल्ट है एक तरह से पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन का। आइए अगला सवाल हम लोग डिस्कस करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से कहा जा रहा है प्लांट डेवलपमेंट बाय ए प्रोसेस ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के थ्रू जो प्लांट डेवलप होते हैं क्या इन्वॉल्व होता है? फ्रॉम लीफ कटिंग, रूट कटिंग, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। एपोमिक्सिस हम लोग कहते ही हैं विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के बिना फ्यूज हुए अगर बन जाता है क्या चीज? प्लांट। प्लांट की डेवलपमेंट हो जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं एपोमिक्सिस। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो जाएगा। आइए अगला सवाल हम लोग डिस्कस करें। बताया जा रहा है ना कि वन एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी इज, क्लिस्टोगैमी का एक फायदा क्या है? इट लीड्स टू ग्रेटर जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्लिस्टोगैमी से जेनेटिक डाइवर्सिटी तो होगा नहीं, ये इसका आंसर जो है करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि क्लिस्टोगैमी अभी हम लोग डिस्कस किए थे सेम प्लांट सेम फ्लावर। तो सेम प्लांट सेम फ्लावर में जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी कहाँ से आएगी? कोई डाइवर्सिटी नहीं आएगी। सीड डिस्पर्सल इज मोर एफिशिएंट एंड वाइड स्प्रेड। सीड डिस्पर्सल वो सबसे ज्यादा होता है, वाइडली स्प्रेडेड होता है, ये भी नहीं होगा। और कहा जा रहा है एस्योर्ड सीड सेट इवन इन द ऑब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं ना, इन्हें पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं होती है, बिना पॉलिनेटर्स के ही इनमें पॉलिनेशन हो जाएगा। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी जो है हम लोगों का गलत ही होगा, इसका सही आंसर जो है वो थर्ड नंबर ऑप्शन हो गया। तो देखें हम लोग, इसके आगे दिया गया है पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट विच स्टेज। पॉलन ग्रेन्स जो है वो किस स्टेज पे शेड किए जाते हैं, समझ में आया ना? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 60% और 40%। 60% जो है वो 2 स्टेज पे और 40% जो है वो 3 स्टेज पे। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा यूजुअली एट 2 सेल्ड बट समटाइम्स एट 3 सेल्ड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ पोलर न्यूक्लियाई इन एम्ब्रायो सैक इज नॉन एज, यानी मेल गैमेट का फ्यूजन पोलर न्यूक्लियाई से किस नाम से जाना जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। क्योंकि मेल गैमेट हो गया जो कि हैप्लॉइड होता है, और पोलर न्यूक्लियाई जो कि डिप्लॉयड होते हैं, है ना, ये डिप्लॉयड होते हैं। तो इन दोनों के फ्यूजन को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखें, बताया जा रहा है हाउ मेनी मेगा स्पोर मदर सेल, हाउ मेनी एमएमसी आर रिक्वायर्ड इन पॉलीगोनम फॉर फॉर्मेशन ऑफ 100 एग्स। पॉलीगोनम में कितने मेगा स्पोर मदर सेल चाहिए 100 एग्स के फॉर्मेशन के लिए? तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, पॉलीगोनम टाइप के जितने भी प्लांट्स होते हैं सारे मोनोस्पोरिक होते हैं, यानी एक न्यूसेलस से एक ही एग सेल जो है डेवलप होगा, है ना। तो 100 एग्स अगर चाहिए तो उसके लिए 100 एमएमसी होना चाहिए, है ना। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 76। अब इसके बाद 77 नंबर देखें, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या है? फ्लावर्स, इन्फ्लोरेसेंस, ऑल द अबव, फ्रूट्स एंड सीड। तो फ्लावर्स में जो भी रिप्रोडक्शन होता है या एंड प्रोडक्ट होते हैं वो 2 ही चीजें बनाने के लिए होते हैं, फ्रूट और सीड। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी सीड्स और फ्रूट बनाने के लिए ही प्लांट्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये था हम लोगों का चैप्टर नंबर 2, समझ में आया ना। चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव सेशंस को हम लोगों ने कवर किया। इसके बाद अगले वीडियो में मैं लेके आऊंगा चैप्टर नंबर 3 से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहें, रेगुलर अपडेट्स को देखते रहें, और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी नीडी पर्सन्स हैं उन तक जो है ये वीडियो जाए और सबको जो है अच्छा रिजल्ट मिले। थैंक यू।